जय हिंद मेरे सभी विद्यार्थियों को। मैं साक्षी आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टीवी पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे अगला चैप्टर जो कक्षा 10वीं का ही अगला चैप्टर है विज्ञान विषय में अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो आज देख लेते हैं अम्ल, क्षार, अम्ल यानी एसिड, क्षार बेस। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे ये काम करते हैं। तो अम्लों के बारे में है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, ये जली विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द जो लैटिन भाषा से लिया गया है उसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, तो इनमें भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रबल अम्ल हो गए, दुर्बल अम्ल हो गए, है ना, सांद्र अम्ल हो गए, तनु अम्ल हो गए। तो प्रबल अम्ल HCl, H2, SO4, HNO3 ये प्रबल अम्ल होते हैं। इसी तरीके से दुर्बल अम्ल जो हो गए CH3, COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सेलिक अम्ल। ठीक है, तो ये दुर्बल अम्ल हो गए। सांद्र अम्ल जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में, ये सांद्र अम्ल होते हैं। फिर ऐसे ही अगली सीरीज में इसी के तनु अम्ल जिनमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। तो ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई बारी पूछा है, ये बैक टू बैक रिपीट करता है। ठीक है, तो इससे इनको आप अंडरलाइन जरूर कर लेंगे। इन्हें आप नोट डाउन कर लें। ठीक, फिर देखते हैं क्षार। क्षार यानी बेस, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये दोनों अब एक दूसरे के लगभग अपोजिट होते हैं, क्योंकि ये नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये जली विलयन में OH आयन देते हैं। प्रबल क्षार, फिर दुर्बल क्षार, क्षारक, लवण। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। अब प्रबल क्षारक को हम देखते हैं कि NaOH, KOH, CaCO होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये प्रबल क्षारक हो गए। ऐसे ही दुर्बल क्षारक NH4OH, फिर क्षार जो हो गए एल्कालीन। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, Mg, OH होल ट्वाइस। ठीक है, और लवण यानी कि जो सॉल्ट होते हैं, मतलब नमकीन जो होते हैं, उन्हें सॉल्टी होता है उनका टेस्ट, तो वो लवण हो गए। तो लवण अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, यानी कि क्षार और अम्ल जब आपस में कुछ क्रिया में आते हैं तो लवण का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, KCl। ठीक है, फिर ठीक है, ये सूचक होते हैं, ये सूचक होते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयनों में अम्ल क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। ठीक है, तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। या तो पहले नेचुरल जो भगवान से दिया हुआ होता है, फिर कृत्रिम होते हैं, गंधीय सूचक होते हैं। तो प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं, लिटमस, लाल पत्ता गोभी, है ना, तो इनमें ये पाए जाते हैं। फिर जैसे हल्दी हो गया, फूल हो गए, इस टाइप के जो प्राकृतिक तौर पे मिलते हैं उनको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। फिर कृत्रिम यानी कि बनाए हुए, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मेथिल, ऑरेंज, है ना। और ऐसे ही गंधीय सूचक, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल दी जाती है, जैसे प्याज, लौंग का तेल इत्यादि। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इस सारणी को सब कोई बना लेंगे। ठीक है, इसको हम नोट डाउन करेंगे कि लिटमस हो गया, रंग गंध परिवर्तन अम्ल के साथ, और ऐसे ही परिवर्तन क्षार के साथ किस टाइप से होता है, तो वो हम देख लेंगे कि ये हैं लाल हो जाते हैं, फिर नीले हो जाते हैं। ठीक है, ये इनके साथ लाल तो अगले के साथ हरे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम पूरा नोट डाउन कर लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर अम्ल या क्षारकों की रासायनिक गुण, धातु की अभिक्रिया, है ना, धातुओं की अभिक्रियाएं कैसी होती हैं,
अम्ल के साथ और क्षारक के साथ। ठीक है, तो जैसे हम कोई सी चीज़ होती है, जैसे कुछ धातुएं होती हैं जिन्हें हम साफ़ करने के लिए बेसिक अम्ल का यूज़ करते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इनको सबको साफ़ करने के लिए हम धातुओं का अम्लों का उपयोग करते हैं। जितनी भी धातु हो गई है ना, तो जो गहने वहने होते हैं इनको भी साफ़ करने के लिए हम उपयोग करते हैं अम्लों का। ऐसे ही क्षारकों में भी कुछ होते हैं, जैसे सोडियम, जिंकेट। ठीक है, तो इस टाइप के ये होते हैं। पॉप टेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस में निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती जलाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेंगे। फिर आता है हमारा धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। ठीक है, तो अम्लों के साथ अलग और क्षारों के साथ। तो बेसिक क्या होता है कि जो धातु कार्बोनेट होते हैं तथा धातु बाइकार्बोनेट होते हैं, इनकी अभिक्रियाएं क्षारों के साथ बहुत ही कम, मतलब बहुत कम, मान लो उतने में ही होती है, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती लगभग। ठीक है, तो जो भी होती है अम्ल के साथ होती है। तो अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट रिएक्शन बनाते हैं क्या, लवण प्लस CO2 प्लस जल। आप सब इसका नोट्स ज़रूर से बनाएंगे क्योंकि ये मेन एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। 2HCl था अम्ल जो हमारा, फिर Na2CO3 सॉलिड फॉर्म में था, रिएक्शन बनाता है NaCl। ठीक है, प्लस CO2 गैस है, प्लस H2O ये लिक्विड। अम्ल तथा धातु बाइकार्बोनेट रिएक्शन बनाते हैं अम्ल प्लस CO2 प्लस जल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ये हो गए दोनों। ठीक है, फिर चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादन या उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। CaOH होल्ट वाइज एक्वा है ना, प्लस CO2 गैस के रूप में है, रिएक्शन बनाते हैं CaCO3 सॉलिड फॉर्म में, प्लस H2O ये लिक्विड में रहता है, सफ़ेद अवक्षेप देता है। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, जब हम ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस देते हैं तो क्या होता है, तो ये इसकी रिएक्शन थोड़े से कुछ बदल जाते हैं। तो CaCO3 सॉलिड फॉर्म में था, प्लस H2O लिक्विड में था, प्लस CO2 इसे हम इसको दे रहे हैं तो रिएक्शन बनाता है CaHCO3 होल्ट वाइज। ठीक है, जल में घुलनशील होते हैं। अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, अम्ल प्लस क्षार रिएक्शन बनाते हैं तो लवण और जल का बनाते हैं। ऐसे ही ये सबसे इस टॉपिक पे तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन ज़रूर करेंगे। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए NaOH प्लस HCl रिएक्शन बनाता है NaCl प्लस H2O। ठीक है, प्रबल अम्ल था और दुर्बल अम्ल के साथ जुड़ा, रिएक्शन बनाता है अम्लीय लवण प्लस जल। ऐसे ही दुर्बल अम्ल जब प्रबल अम्ल के साथ जुड़ता है तो क्षारीय लवण बनाता है। ठीक है, तो जब दो अम्ल जुड़ रहे हों, है ना, अलग प्रबल और अलग दुर्बल, तो दुर्बल प्रबल के साथ जुड़ता है क्षारक के साथ तो क्षारीय लवण बनाता है। लेकिन उल्टा होता है, अगर प्रबल अम्ल है दुर्बल क्षार है तो अम्लीय लवण बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख लेते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल रिएक्शन बनाते हैं लवण प्लस जल। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख लेते हैं धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल ऐसे हैं कि CuO, MgO। ठीक है, फिर हम देखते हैं धात्विक ऑक्साइड के क्षारों के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड धन क्षार रिएक्शन बनाते हैं लवण और जल, जैसे CO2 हो गया और प्लस CaOH होल्ट वाइज रिएक्शन बनाते हैं क्या, CaCO3 प्लस H2O। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, ये लिखा हुआ है अधात्विक। ठीक है,
जल की उपस्थिति में जलीय विलयनों में अम्ल और क्षारक। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन H3O4O+, H+ + H2O रिएक्शन बनाते हैं H3O+ का, और HCl + H2O रिएक्शन बनाते हैं H3O+ का प्लस Cl-। जल की उपस्थिति में क्षारक आयन उत्पन्न करते हैं। NaOH रिएक्शन बनाते हैं पानी की उपस्थिति में। H2O है, रिएक्शन बना रहा है, तो Na+ आयन और प्लस OH- आयन। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, तो जो जल में घुल जाते हैं वो क्षार होते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए, लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। कल हमने देखा था ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। आपने शायद तक लिख भी लिया होगा, क्योंकि ये कई बारी बैक टू बैक क्वेश्चन रिपीट करता है। हर बारी पूछता है ऊष्मा शोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या हैं, है ना। तो आगे देखते हैं, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब रिएक्शन होता है ना, तो बुलबुलों के टाइप में कुछ चीज़ें बाहर निकलती हैं, ज़ोर से जलने लगता है, तो इससे इंसान को हार्मफुल होता है, तो वो थोड़ा बहुत हाथ जल जाता है। इसलिए इसको परख नली में पकड़ के जब भी मिलाते हैं ना, तो परख नली में पकड़ के या तो फिर खुद कुछ ग्लव्स वगैरह पहन के करते हैं। जल को अम्ल में डालने से देखते हैं 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है। अगला, स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें इसमें प्रॉपरली हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके का अम्ल होगा, जिस तरीके की चीज़ें होंगी, वो वैसे ही रिएक्शन करेंगी उतनी ही तेज़ी से। तो अगर प्रबल अम्ल है, अगर हम उसे सीधे से पानी में डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो तेज़ी से रिएक्शन कर दे। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि अम्ल और धातु लवण जब मिलते हैं, अम्ल और धातु तो लवण बनाते हैं H2। ठीक है, इस तरीके से हम देख लेते हैं। इसमें अभी अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, अम्लों व क्षारकों की समानताएं। सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ऐसे ही क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। ठीक है, अगला इसमें है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। तो इसमें हम देखेंगे किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा जो उत्पन्न होते हैं H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, कौन सा क्षार या कौन सा अम्ल कितना स्ट्रॉन्ग या कितना मजबूत है, कितना अच्छा है, उस पर डिपेंड करेगा H+ आयन जो अम्लों में निकलता है और OH आयन- जो क्षारकों में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा संख्याओं में होंगे उतनी ज़्यादा वो प्रबल होंगे। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक जैसे अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। pH स्केल इसका बहुत अच्छा वो है, मतलब एक तरीके से जो डिटरफाइन करे, इसको डिटरमाइन करता है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है, क्योंकि जो 7 इसमें उदासीन की अवस्था होती है, हम एक तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम इसे 7 को बीच वाला माने, मीडिएटर माने, तो उसके कम जितने भी कम होंगे वो अम्लीय हो जाएंगे, यानी कि 6, 5, 4 जिनकी भी संख्याएं आती हैं, आयनों की मात्रा, वो हो जाएंगे कम, और जिनकी बढ़ती जाती है वो क्षारक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख लेंगे कि ये pH स्केल है ना। NH4OH ये दुर्बल क्षारक हो गया, प्रबल क्षारक इधर NaOH है ना, और Ca
OH होल ट्वाइस, इस तरीके से ये प्रबल क्षारक हो गए। और ऐसे ही जो दुर्बल अम्ल हैं वो CH3COOH हैं, H2CO3 है। ऐसे ही प्रबल अम्ल जो हो गए HCl हो गए, H2SO4 हो गए, HNO3 हो गया, ठीक है। तो ये प्रबल अम्ल हो गए। इस तरीके से हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में जो pH का महत्व है, वो हमारे शरीर में ब्लड हो गया, चाहे वो पानी हो गया, वो सभी चीज़ें जो हमारी यूज़ में होती हैं, लगभग जितने भी लिक्विड होते हैं उनमें लगभग मान के चला जाए तो pH सब में होता है। पानी का pH 7 होता है क्योंकि पानी उदासीन होता है, ना तो उसमें अम्लीयता का गुण होता है और ना ही क्षारीयता का गुण होता है, ठीक है। ऐसे ही मिट्टी का pH, ऐसे ही हमारे पाचन तंत्र का pH। तो हम देखेंगे कि जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन को पचने में सहायता करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पेट का pH है वो अम्लीयता की तरफ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ऐसे ही pH में परिवर्तन के कारण दंत क्षय, है ना। pH, हाँ, इसका भी तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुंह में जो pH का मान होता है ना, वो 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी कि दांत टूट जाते हैं। तो ये वो वाले दांत नहीं हैं जब बचपन में टूटते हैं, लेकिन ये वो वाले दांत हैं जो एक बारी आने के बाद फिर टूट जाते हैं। जैसे ही pH का मान कम होता जाता है, जैसे हम ज़्यादा खट्टी चीज़ें या इस तरीके की चीज़ें यूज़ करने लगते हैं जो हमारे मुंह के pH को कम कर देती हैं, तो दांत के गिरने का भी एक बेसिक कारण बन जाता है। पशुओं और पौधों में उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मधुमक्खियों का जो डंक है वो अम्ल छोड़ता है, चाहे वो बिच्छू का हो गया और चाहे कोई और भी चीज़ें, है ना। तो ये सारी चीज़ें पशुओं में और पौधों में उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा के तौर पे हम देख लेते हैं। लवणों का pH, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक रिएक्शन बनाते हैं उदासीन लवण pH। जहाँ उदासीन होते हैं वहाँ pH मैंने बता ही दिया। जैसे पानी हो गया, पानी में कोई टेस्ट नहीं होता, यानी कि कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए उसका pH जो होता है वो 7 होता है। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक ये रिएक्शन बनाते हैं अम्लीय लवण या अलवण। pH छोटा होगा 7 से, यानी कि pH कम होगा 7 से, इसलिए वो अम्लीय हो जाते हैं। प्रबल क्षारक जो होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल रिएक्शन बनाते हैं क्षारीय लवण का, यानी कि इनका pH क्या होता है, ज़्यादा होता है, 7 होता है, 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। साधारण नमक में रसायन, है ना, चाहे हम अपने घर की किसी भी चीज़ों को देख लें तो इस तरीके से हम देखेंगे कि नमक भी एक रसायन के तौर पे ही है। तो इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसमें अगर हम रासायनिक अभिक्रिया इसकी देखें तो देख सकते हैं कि 2NaCl है प्लस 2H2O है, रिएक्शन बना रहे हैं 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। एनोड पर रिएक्शन बनाता है Cl माइनस माइनस, हाँ ये Cl तो हमेशा ही माइनस होता है, एनोड पर होता है तो Cl2 गैस है। ऐसे ही एनोड पर H2 गैस है। कैथोड के पास NaOH विलयन बनाते हैं। इनका उपयोग है जैसे H2 ईंधन, मार्गरीन, है ना। Cl2 जल की स्वच्छता पे, जैसे वो क्लोरीन की गोलियां आती हैं, है ना। HCl इस्पात की सफाई औषधियों में, NaOH धातुओं की ग्रीस हटाने के लिए या साबुन या फिर कागज़ बनाने के लिए, इन सब में इनका उपयोग होता है NaOH का। ऐसे ही Cl2 प्लस NaOH विरंजक चूर्ण बनाते हैं, जो घरेलू विरंजक वस्त्र हो गए विरंजन के लिए, तो उनका यूज़ हो जाता है। इसमें अच्छी चीज़ ये है जो विरंजक चूर्ण है, इसका कई बारी वो पूछ लेता है कि बिना बुझे चूने से या क्लोरीन से किस तरीके से विरंजक चूर्ण का जो वो होता है रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने NaOH होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। इसका जो रिएक्शन है वो CaOH होल ट्वाइस है प्लस Cl2 रिएक्शन बना रहा है CaO Cl2 प्लस H2O, ठीक है। तो
इसके यूजेस क्या हैं? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्रियों में लकड़ियों के मज्जा के विरंजन के लिए, है ना। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि इसके विरंजक चूर्ण के ये सारे उपयोग हो गए। जैसे पीने वाले जल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए, रोगाणु नाशक के रूप में, है ना। और फिर देखते हैं अगली जो हमारे पास अगली चीज़ जो है बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा हम देख लेंगे कि इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। तो बेकिंग सोडा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 रिएक्शन बना रहा है NH4Cl प्लस NaHCO3 बेकिंग सोडा। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है, ठीक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। 2NaHCO3 रिएक्शन होता है। यहाँ पे जो ये त्रिभुज जैसा एक निशान दिया हुआ है वो त्रिभुज नहीं है बल्कि गर्म करने का सिंबल है। गर्म होने पर ये अभिक्रिया बदलती है तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। इसके उपयोग जो होते हैं वो बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल, है ना। बेकिंग पाउडर जो होते हैं वो केक वगैरह को बनाने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ है जिसे फुलाना हो, चाहे केक हो गया हो, चाहे कोई भी चीज़, जैसे हम कुछ भी तलते हैं तो उसके लिए भी बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक, मतलब जो भी है, चाहे वो केक हो गया, चाहे वो पावरोटी हो गया, चाहे कुछ भी है, खमीर उठाने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि चीज़ें मुलायम और स्पंजी हो जाती हैं। यह एंटासिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, ठीक है। फिर हम पिछले बारी भी देखे हैं, लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर में धोने के सोडे का फिर से वो आया था, है ना। धोने के सोडे का सूत्र पूछा था कि धोने के सोडे का सूत्र क्या होता है, ये होता क्या है, इसका रिएक्शन क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, है ना। तो धोने का सोडा जो होता है वो Na2CO3 प्लस 10H2O रिएक्शन बनाता है Na2CO3 10H2O का, ठीक है। तो ये धोने का सोडा हो गया। इसका यूजेस क्या है? इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। फिर हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी कई बारी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ये तो अभी क्वार्टरली एग्जाम में भी पूछ चुका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O होता है। जिप्सन को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल में अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और अर्धहाइड्रेट POP बनाता है, ठीक है। तो यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलने पर यह पुनः जिप्सन बनाकर ठोस प्रदान करता है ना। कि जैसे आप लोग ने देखा होगा कि जब भी हमारा या किसी का भी हाथ पैर टूट जाता है तो उसमें एक सफ़ेद कलर का पाउडर जो पानी में डाल के और एक लिक्विड बना के और पट्टी के ऊपर से फिक्स कर देते हैं, इसे ही जिप्सन कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O रिएक्शन बनाता है CaSO4 और 2 H2O का, जो कि जिप्सन है। अभी ध्यान देना है कि ये जो जिप्सन है, जिप्सन इसका जो ये सूत्र है जिप्सन का, ये अलग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है, ठीक है। तो जब जिप्सन पूछे तो जिप्सन मारना है, जिप्सन को लिखना है, और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछे तो सिर्फ इसको लिखना है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और CaSO4 2 H2O ये हो गया जिप्सन का, ठीक है। तो इसके उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने, इन सब में होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।